साथियों, लेट्स टॉक अबाउट द अनफोल्डिंग स्टोरी, द स्टोरी ऑफ शॉक एंड ऑ एंड द फैसिनेटिंग स्टोरी कमिंग फ्रॉम लेबनान। और उसका थोड़ा सा आज विश्लेषण करते हैं और देखेंगे महीने भर पहली कुछ बातें क्या सत्य हुई या नहीं हुई हैं। और न्यू स्टोरी है लेबनान और इजराइल की। अब गाजा और इजराइल का मैटर थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया है। क्या मुझे लगता है ये भी शेयर करूंगा और थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, सबसे बड़ा भ्रम तो ये बना हुआ है, भ्रम की स्थिति कि ये हुआ क्या। पहले पेजर हुआ, फिर वॉकी टॉकी हुआ, फिर खबर आई सोलर पैनल हुआ, फिर खबर आई है कि कुछ मिसाइल जो सिर्फ अभी तक 20 मिसाइल फायर किए हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर। ये घटना होने के बाद इस खबर को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। एक सोशल मीडिया ब्रॉडकास्टर इंटरनेशनल इसको दिखा रहा है कि फायर के टाइम पर 3 मिसाइल्स में भी इंटरनल ब्लास्ट हुआ है। मींस अपने लॉन्चिंग पैड पे लगे ही उनमें फायर करने के बाद, ट्रिगर करने के बाद ब्लास्ट हो गया है। हालत वो हो गई है कि बच्चा कोई टीवी खोलने जाए तो माँ बाप उसकी पिटाई कर रहे हैं कि बेटा टीवी मत खोल देना। और यही एक रीज़न है कि इस टाइम हिजबुल्लाह ठंडे बस्ते में है, क्योंकि हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया है। एंड वॉर सारी अब जितनी भी प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती है सिर्फ कम्युनिकेशन पर लड़ी जाती है। भ्रम यह भी है कि मोसाद का काम है या यूनिट 8200 का काम है। 8200 ये है जो IDF की इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो वैसे साइबर इंटेलिजेंस में जिसने महारत हासिल कर रखी है, वो साइबर वॉरफेयर में भी घुस रही है। ये एक चीज़ को सामने समझ के आ रहा है कि ताइवान कुछ बोल रहा है, हंगरी से कोई रिपोर्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ये हुआ है या बाद में हुआ है, गॉड नोज, खुदा जाने। और इसीलिए साथियों, आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि AI 30 साल पहले ना जिन लोगों ने कंप्यूटर को हल्के में लिया था ना, अरे कंप्यूटर क्या है, उन्होंने जाकर बढ़ोतरी में 30, 35, 40, 50 साल की उम्र में 1-1 साल के 6-6 महीने के कोर्स किए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। नौकरियां मिलनी इस देश में बंद हो गई थी, और रिज्यूमे में अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर में आप नहीं थे तो ऐसे माने जाता था जैसे बिल्कुल पिछड़े हुए हो। और अब आने वाले वक्त में वही AI है। और बार बार बता रहा हूँ ग्रोथ स्कूल का कि गो एंड ज्वाइन 1500 स्टूडेंट्स की क्लास है अलॉन्ग विद अ बोनस ऑफ 5000 रुपीज़। आप 3 आवर की क्लास है, आप जाओ, यूथ हो, करियर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, डिज़ाइन में हो, फैशन में हो, मेडिसिन में हो, इंजीनियरिंग में हो, साइंटिफिक हो, साइंस स्टडी हो, नॉन साइंस स्टडी हो, आर्ट साइड में हो, HR में हो, किसी भी चीज़ में हो, आने वाले वक्त में AI अगर आपके रिज्यूमे में नहीं है और आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो इंटरव्यू के स्टेज से पहले ही हटा दिए जाओगे। सो मेरा जो QR कोड है ये नज़र आ रहा है, इसको स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन लिंक जाओ। 3 आवर की क्लास है, 20 AI टूल से आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फौरी तौर पे। उसके बाद जितना भी आपको इसमें अटैच होना है विद द प्लेटफॉर्म, आप अटैच होइए। और आगे जाके आपको देखना कि मेरी ये बात, कभी गलत चीज़ को कब मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। आई एम प्रमोटिंग नॉलेज, और वो नॉलेज जिसको दुनिया जिसका लोहा मान रहा है, और वो नॉलेज जो शायद इजराइल ने आज से 30 साल पहले अडॉप्ट कर ली थी। अब हम लोग आते हैं, अब जो मुद्दा चल रहा है कौन सा, लेबनान का और इजराइल का। गाजा और इजराइल का मुद्दा अब पुराना हो गया है। क्यों पुराना हो गया है? कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि जब इस्माइल हनैया का मैटर हुआ था, मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि मुझे लगता है कि अब ये मैटर को, गाजा को क्लोज कर रहे हैं, वाइंड ऑफ कर रहे हैं। और वाइंड ऑफ करने के लिए ही इन्होंने ऐसी काम किया है जो इस्माइल को निपटाया है। और अब ये भी एक कहीं से बात आ रही है कि दूसरा जो इनका हेड है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसको ये लोग एक सेफ पैसेज दे के निकालना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ से अपने भले क्लोज रिश्तेदारों के साथ यहाँ से निकलो। जब निकल जाएगा एक बार तो उसको ठोकना मोसाद के लिए और या 8200 के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि गाजा स्टेज पे आ गया है कि अब वहाँ पर इजराइल की स्पेशल फोर्सेस सिर्फ स्पेशल ऑपरेशंस कर रही हैं। एक लार्जर वॉर का जो फैक्टर है वो वहाँ पर ख़त्म हो गया है। तभी इन्होंने यहाँ पर ये गेम, इनके साथ नोटी हरकत, नोटी इजराइलीज़ ने की है लेबनान के नहीं, कंफ्यूज ना होइएगा, अभी आगे बताऊंगा, हिजबुल्लाह के साथ। अब मज़े की बात यह है कि भ्रम की स्थिति में
कि मोसाद है, 8200 है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हुआ है, ट्रांसपोर्ट में हुआ है, या सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर हिजबुल्लाह को क्रैक कर दिया है और अंदर जहाँ पे ये स्टॉक किए गए थे वहाँ पर ये एक्सप्लोजिव डाला गया है, बैटरी में एक्सप्लोजिव था, अभी हिजबुल्लाह इसी में लगा हुआ है। कम्युनिकेशन सिस्टम उनके क्रैश कर रहे हैं, बैटरी हर जगह काम आती है। दैट इज़ वाई हिजबुल्लाह अभी सिर्फ औपचारिकता पूरी कर रहा है, ये कह के कि हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से तो वॉर क्या लड़ेंगे इजराइल के साथ। सो अभी हिजबुल्लाह संभल रहा है शॉक एंड ऑ से। महीना भर कम से कम उनको लगेगा नए पेजर, नए कम्युनिकेशन सेट जो भी मंगाने में, या नया कम्युनिकेशन का तरीका निकालने में। सुन रहे हैं भारत और पाकिस्तान से ये लोग कबूतर भी मंगवा रहे हैं, और जो हम लोग बचपने में माचिस से ट्रांसमीटर बनाया करते थे उसके बारे में भी ये लोग सोच रहे हैं कि लंबे लंबे तार लगाकर अब उसी से बात करनी पड़ेगी। तो साहब इनका जो बेशर्मी आपको बताता हूँ, जो हसन नसरुल्लाह है उसने एक बयान दिया कल। उसने बयान ये दिया कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, रेड लाइन क्रॉस कर दी है, और उसने ये जो इनडिस्क्रिमिनेट टेरर अटैक किया है हमारे ऊपर, यानी टेरर से डर रहा है, इसका बदला लिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि जब नसरुल्लाह ये स्पीच दे रहा था और CNN का रिपोर्टर इसको रिपोर्ट कर रहा था, तो इजराइल के जेट्स बेरूत के ऊपर से निकल रहे थे। ऐसा कहीं दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और नसरुल्लाह ने जो रेड लाइन की बात करी, 11 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर पे इजराइल के ऊपर हमास के आतंकी अटैक करते हैं। 11 अक्टूबर को से ये बॉम्बिंग शुरू करता है नॉर्दर्न इजराइल की। वहां पे रहने वाले सिविलियंस को सबसे पहले ये टारगेट करता है, सिविलियंस को। इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह में किसी को टारगेट किया तो ये है कि वो अगल बगल कभी कोई पेजर रखा हो, किसी बच्चे को चोट आ गई हो, लेकिन वो आदमी हिजबुल्लाह का ही एक वर्किंग ऑपरेटिव था। ये मोबाइल वहाँ के अक्रॉस द काउंटर बिक नहीं रहे थे कि लोगों ने, इनोसेंट्स ने खरीद लिए और वो लोगों को नुकसान हो गया, आंख से अंधे हो गए। तो ये इंडिस्क्रिमिनेट नहीं था, ये मोस्ट प्रिसाइज्ड सर्जिकल स्ट्राइक थी। लेकिन आप नॉर्थ इजराइल को आंख बंद करके बॉम्बिंग कर रहे हो। तुमने 10 बच्चे खेल रहे थे, उनके स्कूल के मैच की फील्ड पर बॉम्ब मार दिया। और आप इसकी बेशर्मी देखिए कि ये साथ में ये भी बोल रहा है कि इजराइल ने अब रेड लाइन क्रॉस कर ली है और ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। 9 महीने से तू क्या कर रहा था? तू अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेगा यार? इतनी बेशर्मी क्यों करते हो कि मुझे शर्म आने लगती है यार कि हम इतने बेशर्म क्यों हैं। और मुझसे किसी ने ये भी बोला कि जब गाजा के बेगुनाह मरते हैं तो तुम्हें अफसोस नहीं होता? मुझे तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं तुम लोग की तरह रीलें नहीं बनाता हूँ। बहुत अफसोस होता है, लेकिन अफसोस क्यों करूं? क्योंकि वहां पर आतंकी किसी पे अटैक करने के बाद उन्हीं बच्चों और महिलाओं के नीचे छुपते हैं, उनके पेटीकोट में, उनके बुरखों में छुपते हैं जाके। तो इजराइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसने वो बुरखा पहन रखा है पहले उसको मारेगा ना, उसके बाद ही तो नीचे जो छुपा हुआ है हमास का वो पकड़ में आएगा या वो मरेगा। तो साहब ये आज बता रहे हैं कि रेड लाइन आपने क्रॉस की है। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताई थी ये बात। तो मोसाद के काम करने के 2 तरीके आज आप लोगों को इनसाइड बता के जा रहा हूं। पहला, मौके पर वो कभी नहीं मिलता जहां कांड होता है। दूसरा, ऐसे ऑपरेशंस की वो जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। कुछ दिन पहले आपको बताई थी मैंने, जब इस्माइल हनैया का मैटर हुआ था, कि ये कभी नहीं मानते कि हमने, ये बड़े मैच्योर हैं, ये रीलें नहीं बनाते, ये तुरंत नाचना नहीं शुरू करते, ये चुप रहते हैं। मैंने आपको बताया था ये कभी भी एडमिट नहीं करेंगे इस्माइल हनैया की बात। और दूसरी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जब ये ऑपरेट करते हैं ये मौके पर नहीं होते। कुछ उस टाइम मीडिया और यूट्यूबर्स आपको बता रहे थे ना कि दीवार से मिसाइल मारा गया या शोल्डर माउंटेड ग्रेनेड फेंका गया। नहीं, ये कभी इन लोगों के ऑपरेट करने का ये तरीका नहीं होता। बड़ा रेयर इनका ये तरीका होता है। और वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। कहा था मैंने, जहाँ चाहेंगे वहाँ मारेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ इन लोगों से। सिर्फ ये 1972 में जब इनके खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के आतंकियों ने मार दिया था, तो बदला लेने के लिए ये बेरूत पहुंचे थे डिंगी से। अरे महिलाएं कपिल बन के पहुंचे थे। 8 ऑपरेटिव्स मोसाद के लड़की बने हुए थे। मेकअप वैक्सिंग फिट।
और 8 जेट्स बने हुए थे, 15 या 16 आदमी की टीम थी, 4 हिस्सों में बटे थे, और टूरिस्ट बन के कैमरे लेके ढूंढते 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 उस गलियों तक पहुंच गए जहां इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 बुजदिल वहां छुप के बैठे हैं, और अलग अलग ऑपरेशन में 1 घंटे में चारों को निपटा दिया था। तो ये काम भी करते हैं। बड़ा रेयर मौका था जब ये मौके पर मौजूद थे और इन्होंने एक ओवर्ट ऑपरेशन किया था और ये सब वहां से निकल आए थे, ओवर्ट ऑपरेशन। उसके बाद ये तो भैया आपको ब्रश, एक बहुत ब्रश करते थे, उनके रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट उनको खरीदवा दिया, और रेडियो एक्टिव टूथपेस्ट से उनके दांत चमकने लगे, उनको ये नहीं पता चला कि अंदर वो गलने शुरू हो गए, 49 की एज में गल के निपट गए। कभी ये मोबाइल में कुछ कर देते हैं, कभी आपके फ़ोन में कुछ कर देते हैं, कभी आपके ये हेड रेस्ट में कुछ कर देते हैं, ये कहीं का कहीं कुछ कर देते हैं। तो ये इनका वर्किंग पैटर्न है। और थोड़ा पीछे जाके अगर बताऊँ, लेबनान, द पेरिस ऑफ द ईस्ट, नेशनल ज्योग्राफी ने लिखा था द ईडन ऑफ द ईस्ट। क्या जगह थी। जैसे आज दुबई है ना, उस ज़माने में बेरूत हुआ करता था। दुनिया भर से यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे, दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते थे। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिडिल ईस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्यों बोलूँ, मिडिल ईस्ट में यूनिवर्सिटियाँ थी कहाँ। लेबनान वॉज द ओनली कंट्री जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ थी। इनका बैंकिंग सिस्टम पूरे मिडिल ईस्ट में फेमस था। सारे जो मिडिल ईस्ट के लोग थे वो उनके बैंक्स में अपने अकाउंट्स रखते थे। लेकिन साहब 1967 की 7 डे वॉर के बाद जब जॉर्डन ने पैलेस्टीनियंस को लात मार के अपने देश से निकाला, जिनको उन्होंने पनाह दी थी, और पैलेस्टीनी जॉर्डन्स के लिए भी एक मुसीबत बन गए थे, जब पाकिस्तान आर्मी ने भी इन लोगों की पिटाई लगाई थी अंडर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक। उस ज़माने में ज़ियाउल हक ब्रिगेडियर हुआ करता था। तो इस लेबनान ने अपनी मल्टी कल्चरलिज्म के चक्कर में, अपनी ओपन हार्ट पॉलिसी के चक्कर में, तो क्रिश्चियन स्टेट हुआ करता था, बहुत तरक्की, ओनली क्रिश्चियन स्टेट इन द मिडिल ईस्ट। सब मिडिल ईस्ट से लोग वहाँ पढ़ने जाते थे और वहाँ से पढ़ के आते थे और वहाँ की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करते थे, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज़ में, वहाँ के टूरिज्म में। इट वॉज अ वंडरफुल सिटी। अरे तो हमें तो उनकी फोटोग्राफ्स याद हैं यार। अब ये पैलेस्टीनी वहाँ PLO पहुँच जाता है और लेबनान इनको पनाह दे देता है। धीरे धीरे वो क्रिश्चियन स्टेट, इस्लामिक स्टेट हो जाता है। और फिर जो हरकत पैलेस्टीनियों ने लेबनान जॉर्डन से की थी, वही ये लेबनान से करनी शुरू करते हैं, इजराइल पर अटैक करना शुरू करते हैं। और वहाँ पे सदन बहुत शियास की भी करीबन 5 लाख शियास की पॉपुलेशन थी। उनको धीरे धीरे, जैसे वहाँ पर मुस्लिम्स थे और क्रिश्चियंस थे, लेकिन पकड़ क्रिश्चियंस के हाथ में थी, तो मुस्लिम्स इन शियास को वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करते थे, इनको प्रोसिक्यूट करते थे। इस मारे शियास वहाँ पे गेटोज में इकट्ठा हुए और उस वजह से ईरान ने इनकी मदद करनी शुरू करी। इजराइल के मारे नहीं, अरे मुस्लिम्स के मारे, सुन्नी मुस्लिम्स के मारे, क्योंकि PLO साउदर्न लेबनान में मजबूत हो गया था। फिर PLO का दिमाग ठीक करने के लिए 1982 में वहाँ पे इजराइल घुसा। जब इजराइल वहाँ पे घुसा लेबनान में और शियास को ये लगा कि ये सुन्नीस के साथ हमें भी निपटा देगा, तो हिजबुल्लाह ने ईरान के दम पर इजराइल पर अटैक करने शुरू करे। तो वहाँ पर जो शिया इकट्ठा हुए थे वो सुन्नियों से परेशान होकर हुए थे। ना वहाँ सड़कें बनती थी, ना वहाँ स्कूल्स थे, ना इन लोगों के इलाके में हॉस्पिटल्स थे इन द सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान। ये है कहानी। इट वॉज अ प्रोग्रेसिंग क्रिश्चियन स्टेट, उसे लोगों ने बर्बाद कर दिया। और आज की तारीख में भी कल किसी ने कमेंट किया कि मैं जब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट को देख रहा था, बहुतों ने कमेंट किया कि हिजबुल्लाह ने, इजराइल ने ये टेरर अटैक किया है। इजराइल ने टेरर अटैक नहीं किया, इजराइल ने टेररिस्ट को टेरराइज किया है। अब सवाल उठता है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट क्यों है और इजराइल क्यों नहीं है? हिजबुल्लाह इस मारे टेररिस्ट है क्योंकि इस हिजबुल्लाह की मिलिशिया का लेबनान की आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। कंट्री लेबनान है, लेबनान इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, वो अभी भी पीसफुल हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा घेर कर, ईरान के दम पर अपने आप को मिलिटराइज कर कर, पावरफुल होकर, अपने पॉकेट में चुनाव लड़कर, उनके कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन के बाद, लेबनान का झंडा अलग है, हिजबुल्लाह का झंडा अलग है, लेबनान की आर्मी अलग है, हिजबुल्लाह की आर्मी अलग है। हिजबुल्लाह एक एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह है जो एक कंट्री को घेर कर जबरदस्ती वहां पर अपना मिलिशिया चला रहा है। तो जो ये इजराइल ने अटैक किया है, ये लेबनीज आर्मी पर नहीं किया है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ये इजराइल ने जो अटैक किया है, ये हिजबुल्लाह मिलिशिया पर किया है, जो अलग झंडा, अलग संविधान, अलग प्रोटोकॉल, अलग इकोनॉमी, अलग आर्मी मेंटेन कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट नॉन स्टेट एक्टर।
तो जो लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने टेरर अटैक नहीं किया है, वो टेरर अटैक नहीं है, ये टेररिस्ट को टेरराइज किया है और बिल्कुल चिन्हित करके किया है कि कोई इधर उधर ज़्यादा इक्का दुक्का कोई केस हो जाए तो अलग बात है कि ज़्यादा किसी को डैमेज ना हो। उन लोगों की तरह नहीं किया है जो 11 अक्टूबर से इजरायलीज के सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब्स मार रहे हैं। तो ये है पूरी बात और ये है पूरी हकीकत। बाद में जो अपडेट आते रहेंगे आप लोगों को मैं शेयर करता रहूँगा कि लेबनान अलग है, हिजबुल्लाह अलग है, फ़लस्तीन अलग है, हमास अलग है, स्टेट ऑफ फ़लस्तीन का अलग झंडा है, हमास एक मिलिशिया टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका झंडा अलग है, उसकी बकैती अलग है। ना हमास स्टेट ऑफ फ़लस्तीन की सुनता है, ना हिजबुल्लाह लेबनान की सुनता है, जबकि हैं बॉर्डर एरिया में ये उन्हीं के स्टेट के अंदर, इसीलिए इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़।